हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवनीत शर्मा, आपका मैथ्स ट्रेनर। स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा फाउंडेशन सीकर। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एनटीएससी पेपर 2019 का सॉल्यूशन राजस्थान का। राजस्थान जोन में जो एनटीएससी का पेपर आया था 2019 में, आज अपन वो पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर था इस बार जो पेपर था, मतलब इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं था। तो 20 क्वेश्चन इसमें टोटल है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि इफ 1 डिजिट एंड 10th डिजिट ऑफ ए नंबर आर ए एंड बी, किसी नंबर का 1 से 10th डिजिट जो है वो ए एंड बी है, देन द नंबर विल बी, तो वो नंबर जो है वो क्या होगा। ओके, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। 8, 9, 10 तीनों में अगर अपन लीनियर इक्वेशंस की जो भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें डिजिट्स वाले नंबर का जो बेसिक फंडामेंटल जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। 10 डिजिट नंबर पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस किए होंगे सीबीएसई आरबीएसई में अपन लोगों ने, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया था। बहुत जनरल क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या होता है कि डिजिट्स है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे 23, ये कोई नंबर है तो ये 23 जो है वो 2 डिजिट नंबर कहलाता है। क्या नंबर कहलाता है? 23 2 डिजिट नंबर कहलाता है। 1st डिजिट में जो है वो आपका 3 है और 10th डिजिट में जो आता है वो आप लोगों का 2 आता है। इसको अपन लिखते कैसे हैं? इसको अपन इसी तरीके से लिखते हैं 20 + 3, यही तो लिखा जाता है। मतलब 10s में मल्टीपल में जो नेक्स्ट डिजिट है 10th डिजिट है वो 10 के मल्टीपल में होती है। तो यहां पर भी अपन उसी तरीके से देखेंगे कि 1st डिजिट तो आप लोगों का ए है, तो 1st डिजिट की जगह अपन लोगों ने ए लिखा, एंड 10th डिजिट जो है आप लोगों का बी है, और जो बी है वो हमेशा 10 के मल्टीपल में होता है क्योंकि ये 10th डिजिट है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 10b + a, ये आप लोगों का वो नंबर बनेगा। अब नंबर देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है 10b + a, ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोगों का करेक्ट है। आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको मतलब वैसे भी अपन कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लास 9th में आप लोगों का लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड ये कहते हैं लीनियर एंगल्स का। तो लीनियर एंगल्स का जो भी सम होता है वो 180 होता है, आप लोगों को जनरली पता है। सो इसको ऐसे देखो अपन जनरली 2x + 4x + 30 इज इक्वल्स टू 180। रीजन आप लोगों को पता है, लीनियर पेयर एंगल है ये। लीनियर पेयर एंगल से तीनों एंगल का सम 180। लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 6x + 30 इज इक्वल्स टू 180। 6x इज इक्वल्स टू 150, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने कर दिया इसको, और x इज इक्वल्स टू 150/6। तो x की वैल्यू आप लोगों की क्या आ रही है यहाँ पे आप देखिए जल्दी से सॉल्व करके। 6 2 12 एंड 6 5 30, 25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आया है वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेप्टागन इज। इस क्वेश्चन में अपने को हेप्टागन में जो भी इंटीरियर एंगल्स है उनका सम फाइंड करना है। अब ये आप लोगों के 9th एंड 10th में नहीं है ये क्वेश्चन, 8th क्लास में आप लोगों का पॉलीगॉन्स एक चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ है। देखिए पॉलीगॉन्स क्या होता है? सिंपल क्लोजर जो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन्स की अगर अपन बात करते हैं तो ट्राइंगल्स बनता है जो 3 साइडेड होता है। देन आफ्टर 4 साइडेड आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। हेप्टागन मींस 7 साइडेड शेप। ऐसी शेप जिसमें 7 साइडेड होती है उसको हेप्टागन कहते हैं। हेक्सागन 6 साइडेड, हेप्टागन 7 साइडेड, ओके। पेंटागन 5 साइडेड। तो अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इनके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम निकालना है अपने को इसके अंदर। कि सम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए सम निकालने का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n - 2 × 180। यही तो होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर का फॉर्मूला, n - 2 × 180। हेप्टागन में 7 साइडेड होती है तो हियर n is 7, 7 - 2 × 180, 5 × 180,
900। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए हेप्टागन इज 900। ओके, ये आ गया 900। अब अगर सपोज इसी में ये पूछ लेता कि ईच इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, हेप्टागोन के ईच इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए अगर इस तरीके से पूछ लेता भी ईच इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 7, जितनी भी आप लोगों की साइड्स थी उससे आप लोग डिवाइड कर देते। ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया सेकंड का। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी। ओके, हियर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी और ए सी आप लोगों का इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। एंगल ए जो है वो आप लोगों का 70 डिग्री है। देन फाइंड द एंगल बी। बी की वैल्यू निकालनी है, बी जो है वो किसके इक्वल होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल से रिलेटेड है, दोनों साइड इक्वल होती है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल की जब दोनों साइड्स इक्वल होती है देन इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहलाता है ये जो ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब दोनों साइड इक्वल है तो देन प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे आइसोसेलेस में। आ रहा है बात समझ में? ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए इस बार। एनटीएस में बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। x plus 70 is equals to 180 degree. Angle sum property of triangle. You all know that the sum angle sum property of a triangle. Sum of all angle of a triangle is equals to 180. 2x plus 70 is equals to 180 degree. Then 2x is equals to 110. By transformation we will get, and the value of x is 55 degree. x की वैल्यू 55, अपने b और c, एंगल b भी 55 डिग्री और एंगल c भी 55 डिग्री। ओके, तो देखिए 55 ऑप्शन कौन सा, 55 इज ऑप्शन बी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहे हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 देन इट्स एरिया विल बी। उसका एरिया क्या होगा? तो देखो बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, इसलिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ओके, ए बी एंड सी आर इक्वल। देन द गिवन इज पेरीमीटर। इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो आप लोगों को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड्स इक्वल है और पेरीमीटर दिया हुआ है तो वी कैन इजीली फाइंड वन साइड। एक साइड अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो जो साइड हुई है वो अपनी आ गई 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। भाई सभी साइड्स का सम इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर ये है। तो पेरीमीटर 24 दिया हुआ है, तो अगर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 8 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गई अपनी साइड। नाउ देन इट्स एरिया विल बी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लास 9th का है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड अपन ने स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो भी अपन ने पढ़े हैं, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकाला जाता है वो अपन ने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करते हुए। ओके, तो हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है, अपन वो नहीं करेंगे। एक डायरेक्ट भी पता है अपने को कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 3/4 √3/4 a स्क्वायर। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वी कैन इजीली फाइंड 3/4 8 × 8 4 × 8 देन 8 × 16 16 √3 16 √3 जो है वो आप लोगों का आंसर है। देखिए 16 √3 कौन सा ऑप्शन है? 16 √3 ऑप्शन ए ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्लास 9th 10th में आप दोनों के ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बेटा
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है अपना वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ये है आप लोगों का 3000 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी जो है वो आप लोगों का दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा है हाइट निकालना है, तो हाइट का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। हाइट निकालने का तो फॉर्मूला बनता है, वो बनता है वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। 3000 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 टू द 30, 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर। देखिए 20 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा विल बी। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास 9th एंड 10th में सीबीएसई में कंप्लीट आता है और 9th एंड 10th में आईबीएसई में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज जो है वो सबको आती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बाकी चीजें आए नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला जो है इसको आप लोग अलग अलग तरीके से याद कर रखा है आप लोगों ने, ये सबको पता है। PBPHHB, ठीक है, याद है ना सबको? बाकी चीजें आए नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को सबको, मुझे विश्वास है वहां तक सबको आता है। इसी पर बेस्ड ये अपना पहला क्वेश्चन था, sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपने को पता है फर्स्ट है sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec। ये सारी की सारी वैल्यूज इससे अपने निकाल सकते हैं, ये रिलेशंस का क्वेश्चन था। ओके, तो sin थीटा 4/5 इट मींस p अपॉन h इज गिवन। p अपॉन h अपने पास गिवन है, we have to find the base। अगर यहां पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं एंड राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट मेरा परपेंडिकुलर, दिस इज माय बेस एंड ये मेरा है हाइट। ओके, तो sin थीटा के अकॉर्डिंग p की जो वैल्यू है वो है 4 और मेरा हाइपोटेनियस है 5। तो अगर मैं पाइथागोरस यूज करते हुए बेस की वैल्यू निकालता हूं तो b जो आएगा वो मेरा आएगा 3। ठीक है, यहां तक बेसिक है, सबको आता है। जो बच्चे एनटीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इसको अपन और भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं फिर भी इतना बेसिक तो लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब जो ऊपर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इस पे अपने को इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देन जो वैल्यूज अपन लोगों ने फाइंड की है p, b और h की, वो वैल्यू अपने को इस क्वेश्चन में पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 tan थीटा की वैल्यू है आप लोगों की p/b, p है आप लोगों का 4 और b की वैल्यू है 3 माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू है b/h, तो 3/5 अपॉन sec थीटा की वैल्यू आप लोगों की आ रही है h/b, तो h की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3, देन प्लस का साइन, 4 की जगह 4, मल्टीप्लीकेशन में cot थीटा, cot की वैल्यू क्या होती है? cot की वैल्यू होती है आप लोगों की b/p, b की वैल्यू है 3 एंड p की वैल्यू है आप लोगों की 4। तो देखिए इसको आप सिंपल जहां से करते हैं 16/3, 5 से 5 कैंसिल आउट, -3 अपॉन 5/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, +3। तो देखिए 3 3 का 9, 16 माइनस 9 होता है आप लोगों का 7/3, 3 3 का 9, 9 प्लस 5 आप लोगों का होता है 14/3। अब जब इस तरीके की कोई भी वैल्यू आती है तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो 7/3 मल्टीप्लीकेशन, ये डिजिट रेसिप्रोकल 3/14, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/2। तो जो 1/2 हुआ है वो आप लोगों का आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ये 1/2 आप लोगों का आंसर आ गया। ये मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों को बताया, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे आप लोगों की कैलकुलेशन उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी। मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को करके बताइए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाउ मच टाइम द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल टेक टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 2π/रेडियन। तो सबसे पहले मैं रेडियन का मतलब समझा देता हूं।
जैसे अभी तक जनरली आप लोगों ने पता है कि भाई डिग्री में अपन लोग कन्वर्ट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं एंगल्स का। तो एंगल का मेजरमेंट डिग्री के अलावा रेडियंस में भी होता है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो रेडियंस में भी एंगल मेजरमेंट किया जाता है। क्लास 9th में आरबीएससी बोर्ड में ये चैप्टर इंक्लूड है, सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर अभी तक इंक्लूड नहीं है। तो वहां से ये क्वेश्चन आया है कि हाउ मच टाइम द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल टेक टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 2π/3 रेडियन। ओके, तो मैं इसको बहुत बेसिक से आप लोगों को समझा देता हूं कि देखिए, जब एक क्लॉक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर करती है, देन इट कवर्स 2πr। 2πr इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यही होता है। देन 2πr इज इक्वल्स टू 360 डिग्री मींस 1 आवर। 1 आवर कवर कर रहे हैं। मैं यहां पर अब अगर इसको एक बार, हालांकि रेडियंस और रेडियस अलग अलग होता है, मैं इसको मानता हूं रेडियन। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1/2 आवर। मतलब एक रेडियंस में 1/2 आवर होता है। ओके, 1 रेडियंस में 1/2 आवर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2π/3 रेडियन में कितने आवर होंगे, कितने मिनट्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता है। सो 2π/3 रेडियंस में मैं आपको बता देता हूं 1/2π मल्टीप्लाई 2π/3, ये रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आप लोगों का आता 1/3 आवर। अगर क्वेश्चन में आपका आंसर आवर्स में होता तो 1/3 आवर आप लोगों का आंसर होता, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा मिनट में, तो अपने को पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60, देन 20 मिनट इज आवर आंसर। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 मिनट्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का क्लास 10 यूक्लिड पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। इफ एलसीएम ऑफ a एंड 510 इज 23460 एंड एचसीएफ इज 2। देखिए, दो नंबर हैं, एक नंबर तो है आप लोगों का a और दूसरा नंबर है 510। इनका एलसीएम तो आप लोगों के पास है 23460 और एचसीएफ है आप लोगों का 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जो आप लोगों का फॉर्मूला है, जो आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। यही तो है। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर अपने पास a है और जो अनदर नंबर है वो अपने पास 510 है। एलसीएम आप लोगों के पास गिवन है 23460 एंड एचसीएफ जो आप लोगों के पास गिवन है वो कितना है, वो है आप लोगों के पास 2। तो जो a की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है वो आएगी 23460 मल्टीप्लाई बाई 2/510। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 92। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 46 टाइम 46 टू द 92, ये आप लोगों का आंसर आएगा। ए की वैल्यू 92 आ रहा है समझ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आप लोगों का यही क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास गिवन है 2√2x² + 4x + 2 = 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है अपने को। क्या होता है, तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। a, b और c की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, और डिस्क्रिमिनेंट जो आप लोगों का होता है वो होता है d। d = b² - 4ac। तो देखिए b, यहां पर b की जो वैल्यू है वो है 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का मल्टीपल 4। द वैल्यू ऑफ a इज 2√2। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
11 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर देयर इन बिटवीन 20 एंड 200। 20 एंड 200 के बीच में 3 के मल्टीपल्स कितने हैं। एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 चैप्टर 5। ठीक है, तो 20 एंड 200 के बीच में जो मल्टीपल्स है वो निकालें। तो सबसे पहले अपने को एपी की सीरीज बनानी है। तो एपी की सीरीज 20 से स्टार्ट करते हुए 200 के बीच में 200 तक जो भी 3 का मल्टीपल है वो अपने एपी सीरीज है। तो स्टार्ट करते देखो 23 का मल्टीपल है, नहीं है। 20 के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 21। यस, 21 3 का मल्टीपल है। देन आफ्टर आता है 24, देन 27, सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म जो होगी वो 200। बट 200 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 200 से पहले 199 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। उससे जस्ट पहले 198 आता है। 198 ये लास्ट नंबर है जो 3 का मल्टीपल है बिटवीन 20 एंड 200। आ रही है बात समझ में? इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को माइंड में करनी है। ठीक है, अब अपने को पूछना है कि हाउ मेनी नंबर्स। तो नंबर्स पता लगाने के कितने हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला है जो है वो अपने को पता है a प्लस n माइनस 1 याद है ये फॉर्मूला आप लोगों को। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने को n फाइंड करना है। लास्ट टर्म अपने को पता है 198 है। 198 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है अपनी 21 प्लस n माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो आप लोगों का 3 है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में डिफरेंस 3 चल रहा है। तो देखो करेंगे कैसे इसको सॉल्व। 21 को ट्रांसफॉर्मेशन से उस तरफ ले चलते हैं फटाफट। तो देखिए 177 आप लोगों का आएगा अगर इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से इधर ले गया तो। आ रहा है समझ में? इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब जो 3 मल्टीपल में है वो ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ डिवाइड में आ गया। 177 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। कैंसिल आउट करते 3 5 15 एंड 3 9 27 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। और अब जो माइनस 1 है इसको ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड में, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। n की वैल्यू जो है वो 60 है, और ये आपका आंसर है। आरएस बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर करके भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं। तो आपका आंसर है सी, वरना तो डायरेक्ट भी आप लोग इसको कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेस्ड ऑन योर ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री विल बी। ये वैल्यूज क्या होंगी। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि cos 0 ये टेबल होती है जो आप लोगों को शायद मुझे पता है ऑलमोस्ट बच्चे जो कर रहे हैं उनको याद है, नहीं याद है तो 5 मिनट्स का काम है। मोस्टली ये टेबल्स आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगी, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। तो देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू 1/2। ओके, ये वैल्यूज हैं इनकी। sin 90 वही सेम वैल्यू 1, cos 45 1/√2 एंड cos 60 1/2। ये वैल्यूज होती है। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हो तो सॉल्व करना अपने को। तो देखिए करते हैं इनको। 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2। तो एक बार रूट को मैं इस तरफ रख देता हूँ, तो मैं सिंपल ऐड कर लेता हूँ 1/√2 रीअरेंज करके। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 1 2 एंड 1 3 3/2 प्लस 1/√2। एक बार इसको यही सॉल्व करते हैं, आगे वाले जो डिजिट्स है उसको सॉल्व कर देते हैं। ये सब ब्रैकेट्स में है वैल्यू की। sin 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/2। तो वो इसमें भी एक बार रीअरेंज 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। जब इसको ऐड करूंगा तो 3/2, 2 1 2 एंड 1 3/2 माइनस 1/√2। तो यहां देखो कुछ आइडेंटिटी बन रही है आप लोगों की। a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में है, ये a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो आपकी आइडेंटिटी होती है क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी है। अब अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हो और करते हो तो काफी लंबा हो जाता है। हो सकता था आप लोगों का आंसर भी नहीं निकले इससे, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे आइडिया लग गया था कि भाई यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है और ऊपर वाली डिजिट तीनों लगभग सेम ही आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने क्या किया, यहाँ रोक के इसको भी सॉल्व किया और यहाँ मुझे आइडेंटिटी मिल गई। तो इसी तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोगों को भी यूज करना होगा। अब सिंपली अपना आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर एंड b की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 9/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2। अब जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 2 7/4। 7/4 देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी 7/4 ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 का टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर से आया हुआ ये क्वेश्चन टॉपिक है। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:1, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल। देखिए वर्टिकल पोल की हाइट एंड वर्टिकल पोल का शेडो, ये रेशियो आप लोगों का सेम है, ओके। और ये पूछ रहे एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा पूछ रहे टू द सन, ये आपका सन है, ठीक है। तो ये रेशियो जैसे ए मान लो, बी मान लो, क्योंकि सेम रेशियो 5 भी होगा, 10 भी होगा, जो भी होगा वो रेशियो आप लोग इजीली मान सकते हो। मैं इसको मान लेता हूं ए, तो ये भी ए। जनरली अपन के मानते हैं, के भी मान सकते हैं, ए भी। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है अपने को वो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ये दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, वो होता है इज इक्वल्स टू tan थीटा के इक्वल, ओके। तो P बाई बी इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। P भी आपका A और B भी आपका A इज इक्वल्स टू tan थीटा। कैंसिल आउट होकर जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1 tan थीटा। और आपका पता नहीं, बट मुझे सबसे सिंपल वैल्यू ये लगती है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो जो डिग्री आती है वो है 45 डिग्री। सबको याद है, मतलब tan 45 की वैल्यू 1, तो जो थीटा की जो वैल्यू है वो अपना आएगा 45 डिग्री। चेक कीजिए यहाँ पे 45 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन है, 45 डिग्री आपका ऑप्शन दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओके। मतलब कि एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया तो उससे भी सिंपल पेपर मुझे ये लग रहा है एनटीएससी का इस साल जो आया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द vertices are given 1 4 -4 4 -5 -3 and 1 -3 will be square, rectangle, rhombus and none of these, okay। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले अपने को वही पता है कि देखिए वर्टिसेस अपन नोट करते हैं, कोई भी शेप क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल अपने को पता है 4 साइडेड शेप है, इट में भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल शेप हो सकती है। तो मैंने इसको ए, बी, सी और डी, ठीक है। इनके वर्टिसेस नोट कर देते हैं 1 4 -5 and 4 -5 and -3 और 1 और -3, ये वर्टिसेस इसके नोट हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से ये कौन सा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए करना क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर अपने को इनकी लेंथ चेक करनी है कि लेंथ अगर इक्वल है या अनइक्वल है, या ऑपोजिट साइड सारे इक्वल है या क्या है, तो उसी से अपने आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इनके बीच की लेंथ। AB कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ AB अगर मैं निकालता हूं तो अपना जो फॉर्मूले की बात करता हूं तो अपना फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही है फॉर्मूला जनरल डिस्टेंस निकालने का। तो देखिए A और B के बीच में ये मेरा x1 y1 x2 y2, इसी तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो देखो x2 - x1 -5 and -1, then I will get -6. y2 - y1 y2 4 -4 is equals to 0। तो मेरा जो सिंपल आंसर है वो 36 का रूट, यहाँ पे तो 0 हो गया तो ये कैंसिल, तो वैल्यू जो है वो आई मेरी 6। ये 6 है, मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ कि ये वैल्यू क्या आएगी, है ना। मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं मैं सारी वैल्यू चेक करता हूँ, मैं इनको भी चेक कर लेता हूँ। अगर ये भी मेरी 6 आ रही है
तो अपन आगे देखते हैं कि इसमें अपने और आगे क्या कर सकते हैं, या फिर ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू आप लोग एक बार देख लीजिए इस तरीके से चेक करके। तो अपन आगे करते हैं वैल्यू और चेक। अपन चेक कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सी एंड डी। तो सी एंड डी की बात करते हैं तो सेम वही x1 y1 x2 एंड y2। तो देखो बेटा 1 minus 5 then I will again minus 6 and minus 3 and minus 3। अगर ये माइनस होते माइनस माइनस प्लस हो गए, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे वही 0 का स्क्वायर 36 6, यहाँ पे भी वैल्यू 6 है। अब थोड़ी सी जनरल अपना सेंस यूज करते हैं। 1 and 1 4 और 3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 and 3 बचेगा 7। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 बचेगा। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब देखिए ऑपोजिट वैल्यू जो है वो दोनों की, यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसके इक्वल होगी। ओके, अब मैंने क्या है कोऑर्डिनेट से आगे की जो दो वैल्यूज है वो निकाल ली है। अब छोटा सा प्रॉब्लम और हो सकता था अगर यहाँ ऑप्शन में पैरेललोग्राम और दिया होता। अगर पैरेललोग्राम दिया होता देन अपने को डायगोनल्स पे भी डिस्कस करना पड़ता, डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ते। बट यहाँ पर पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड जो होती है वो किस में इक्वल होती है, रेक्टेंगल में इक्वल होती है। तो अपना आंसर रेक्टेंगल क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन आया है ये क्लास 10th आरबीएससी के एक नया चैप्टर ऐड हुआ था लोकस, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, मतलब यहां से एंगल बाइसेक्ट, यहां से एंगल बाइसेक्ट और यहां से एंगल को बाइसेक्ट। तो इस पॉइंट पे जो मैच होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, अपने को इसको ज्यादा नहीं मैं आप लोगों को करके, ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट जो कहलाता है वो इन सेंटर कहलाता है। दिस पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। ये सारी डेफिनेशन होती है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर्स। तो वो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सिंपली इसका आंसर बताया है कि इसका आंसर जो होता है वो इन सेंटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का the area of two similar triangles are 36 cm square and 81 cm square respectively, then the median of the smaller triangle is 12 cm, then the corresponding medians of the larger triangle is। ये 16th क्वेश्चन चैप्टर ट्रायंगल, थ्योरम एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये क्वेश्चन जो है वो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बेस्ड थ्योरम पे है। थ्योरम आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप ऊपर स्टेटमेंट देख लीजिए कि इस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये कह रहा है कि इनका जो रेशो है, दो साइड्स का जो रेशो होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो छोटे वाले एरिया के अकॉर्डिंग बोला स्मॉलर ट्रायंगल, तो स्मॉलर ट्रायंगल का स्क्वायर अपॉन जो भी अपना आएगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये तो बोल रहा है कि भाई ये रेशो, इनका जो रेशो है वो इनके रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसको अपने को सॉल्व करना है और सॉल्व जैसे करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 81 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइडेड बाई 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, 12 3 जा 36 एंड 12 12 जा 144 एंड 3 4 जा 12। अगर मैं x की बात करता हूं तो इसका रूट हो जाता है, तो 81 का रूट हो गया आपका 9 और इसका हो गया 2, तो x की वैल्यू होगी 9 2 जा 18। आपका जो आंसर है वो 18 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का सर्कल से रिलेटेड थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि इन द गिवन फिगर
ये जो आप लोगों के सामने फिगर दिया हुआ है, BC इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जो BC है ये इस सर्कल का डायमीटर है। एंड एंगल BAO जो है वो 60 डिग्री है। BAO आप लोगों का 60 डिग्री है। देन आप लोगों को जो निकालना है वो ADC निकालना है। ADC ये वाला जो एंगल है ये आप लोगों को फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ADC। तो देखो एंगल BAO जो है वो आप लोगों का 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। अब BAO 60 डिग्री है, अपने को ये भी पता है कि देखो OA जो है वो OB के इक्वल, OA और OB जो है वो अपना इक्वल है या नहीं है? रेडियस ही तो है। तो अपने को पता है कि OA इज इक्वल्स टू OB। देन OBA जो एंगल है ये भी आप लोगों का 60 डिग्री है। रीजन आप लोगों के पास दिया हुआ है, B एंगल आप लोगों का 60 डिग्री आ गया। अब ये डिग्री आ गया तो देन अपने लोग बता सकते हैं कि एंगल ADC की जो वैल्यू है वो भी 60 डिग्री होगी। ADC की जो वैल्यू है वो भी 60 डिग्री होगी। क्यों होगी? एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं, तो इनका रीजन जो है वो है एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ये सर्कल की सेगमेंट की थ्योरम है और उसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका आंसर जो है वो ऑप्शन सी 60 डिग्री है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 वही आप लोगों का एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एरिया फाइंड करने के चैप्टर से बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है आप लोगों का उसका एरिया आपको फाइंड करना है। डायग्राम थोड़ा सा आप समझ सकते हो, अच्छा है। इन द फिगर गिवन बिलो वेयर ABCD इज स्क्वायर, ABCD जो है वो आप लोगों का स्क्वायर है ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो मान के मतलब कुछ ऐसा पूछा ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। स्क्वायर का एरिया और इन 4 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट लिखिए आप, बोल दिया मतलब मात्र 30 सेकेंड टू 50 सेकेंड के बीच में आंसर आ जाना चाहिए ABCD। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यही तो होता है। तो देखो 28 मल्टीप्लाई बाई 28 यू विल गेट 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर ये आता है। अब एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो देखो बेटा ये 28, ये पूरा का पूरा 28 है। 28 का मतलब एक सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 है, और जब डायमीटर 14 है तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो कितना होगा? 7 होगा। सेम ये यहां से ले लीजिए, चाहे इधर कैसे भी कर लीजिए, इसको इस पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 7 7 7 रेडियस। ओके, तो जब रेडियस आप लोगों के पास आ गई तो इजीली यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। निकाल सकते हो सर्कल का एरिया। क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 into 7। तो कितना है? ये तो 1 का है। इसी तरीके से अपने को इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का जाएगा। तो टोटल जो 4 जो सर्कल्स हैं इनका एरिया आप लोगों का आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल वाले जो चारों सर्कल का एरिया है वो माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा 784 माइनस 616, जब 784 में से 616 माइनस करेंगे देन वी विल गेट 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो चलो आइए देखते हैं बच्चों कि 19 एंड 20 क्वेश्चंस, ये दो लास्ट क्वेश्चंस हैं एनटीएससी पेपर के। 20 क्वेश्चंस थे टोटल, जिसमें से अपन लोगों ने 18 सॉल्व कर लिए। लास्ट 2 क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें मतलब ऐसा रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस की आप लोगों को दिमाग लगाना पड़े, बहुत सिंपल सा है। 19 क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर इज, द मीन ऑफ
फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। अब बस इसमें इतना सा पता होना चाहिए कि फर्स्ट 8 प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन में भी गलती कर देते हैं। वो फर्स्ट प्राइम नंबर काउंट करना स्टार्ट करते 1 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड 19, इस तरीके से प्राइम नंबर्स होते हैं आप लोगों के। अब जहां जिन जिन बच्चों ने 1 से स्टार्ट कर दिया उन बच्चों का सबका गलत। बहुत बेसिक सा होता है, मतलब अपन क्या करते हैं, अपने को आता है हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में गलती कर ही देते हैं, हो जाती है गलती। जबकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 2 से। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो आप लोगों का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19, these are the first 8 प्राइम नंबर। यही है वो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। आ रहा है समझ में? अब इनका मीन ही तो निकालना है। तो मीन क्या होता है, इनको ऐड करो, ठीक है, इन सबको ऐड करो और टोटल जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल डिवाइड कर दो 8 से, ठीक है। तो 8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देन 9.625 इज योर आंसर। ये 9.625 आपका आंसर है। आया समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन। ए डाइस इज थ्रोन वंस। ए डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है, मतलब डाइस आप लोगों को पता है, डाइस जो अभी चल रहा है लूडो गेम। वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर का आना की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे आप लोगों के, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब आप डाइस करते 1 2 3 4 5 6, टोटल ये आउटकम्स हैं। अब पूछ क्या रहे हैं, इवन नंबर आने वाली प्रोबेबिलिटी। तो देखो इवन में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी तो कहता है कि नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट जो है वो आप लोगों के 3 है एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने 6 हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये आप लोगों का आंसर है। 1/2 इज योर आंसर। आया समझ में? उम्मीद